नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 7 मार्च 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1। सतलुज में समाया ट्राला, चालक की मौत, 2 सवार जख्मी। समाचार नंबर 2। मलबा पत्थर और फिर लंबा जाम, भरमौर में दर की पहाड़ी। समाचार नंबर 3। भाजपा को अप्रैल में मिलेगा नया चेहरा। समाचार नंबर 4। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष रखी यह मांग। समाचार नंबर 5। 53 दवाओं की कीमतों में संशोधन, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने जारी की अधिसूचना। समाचार नंबर 6। राम भरोसे काम कर रही है प्रदेश की कांग्रेस सरकार। समाचार नंबर 7। हिमाचल असेंबली बजट सेशन, बजट सत्र में जारी होंगे हाथ से लिखे पास। समाचार नंबर 8। काजारंगरिक मार्ग पर भूस्खलन, घंटों तक गाड़ियों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध रही सड़क। समाचार नंबर 1। सतलुज में समाया ट्राला, चालक की मौत, 2 सवार जख्मी। रेलवे निर्माण में लगी कंपनी के लिए पोकलेन ले जा रहा ट्राला अप्रोच रोड से गिरकर सतलुज नदी में समा गया। बताया जा रहा है कि ट्राला पोकलेन लोड करके महला रेलवे साइट की ओर जा रहा था, लेकिन जब वह बागछाल पुल से 150 मीटर आगे पहुंचा, तो चढ़ाई चढ़ते वक्त वाहन ने संतुलन खो दिया और ट्राला मशीन समेत नीचे गिर गया। हालांकि हादसे में पोकलेन मशीन सड़क से लगभग 300 मीटर नीचे अटक गई, लेकिन ट्राला सतलुज दरिया में समा गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह हादसा लगभग शाम 7 बजे के करीब हुआ है। हादसे के वक्त ट्राले में ड्राइवर सहित 3 लोग सवार थे। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच की जा रही है। समाचार नंबर 2। मलबा पत्थर और फिर लंबा जाम, भरमौर में दर की पहाड़ी। मार्ग पर मच्छेतर के पास भूस्खलन हुआ है। इसके चलते होली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई है। भूस्खलन से आए मलबे और पत्थरों के बीच सड़क का करीब 50 मीटर का हिस्सा दफन हो गया है। वहीं बिजली का पोल भूस्खलन की जद में आकर क्षतिग्रस्त हो गया है और क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति भी ठप पड़ी हुई है। बहरहाल, सड़क बहाली को लेकर क्षेत्र में हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी जेएसडब्ल्यू की मशीनरी मौके पर जुटे गई है। वहीं बोर्ड कर्मचारी बिजली के क्षतिग्रस्त पोल और लाइन को दुरुस्त करने में लगे हैं। बता दें कि जिला चंबा में बारिश और बर्फबारी के बाद भूस्खलन और पहाड़ों के दरकने का क्रम आरंभ हो गया है। खासकर भरमौर क्षेत्र में मौसम खुलने के बाद बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं। समाचार नंबर 3। भाजपा को अप्रैल में मिलेगा नया चेहरा। अप्रैल माह के मध्य में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से पहले भाजपा देश भर में सभी राज्य अध्यक्षों के चुनावों का कार्य पूर्ण करने वाली है। देश के आधे से अधिक राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनावों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि शेष बचे राज्यों में आने वाले कुछ समय में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अपने राज्य में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना अभी बाकी है। नड्डा इन दिनों अपने घर बिलासपुर आए हुए हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, जो हिमाचल मामलों के प्रभारी हैं, वह भी इन दिनों हिमाचल सहित कांगड़ा प्रवास पर हैं। सौदान सिंह अपने प्रवास के दौरान पार्टी के विभिन्न वर्गों के वरिष्ठ नेताओं से बिना बैठकों के अनौपचारिक बातचीत कर संगठनात्मक चुनावों सहित अन्य मसलों को लेकर टोह ले रहे हैं। यानी प्रदेश अध्यक्ष के चुनावों से पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह का हिमाचल आना और कुछ नेताओं के साथ चर्चा करना बेहद खास माना जा रहा है। यानी पुराने नेताओं, कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं सहित पार्टी के भीतर सियासी संतुलन साधने को लेकर सौदान सिंह हर पहलू पर मंथन कर रहे हैं, जिससे भविष्य में वर्ष 2027 के चुनावों की दृष्टि से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को किया जा सके। भाजपा अपने नए प्लान के तहत प्रदेश के किस नेता पर अपना विश्वास जताती है, जो सबको साथ लेकर चल सके। नए पुराने कार्यकर्ताओं में समन्वय स्थापित करना चैलेंज। भाजपा जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए भी हर पहलू पर विचार कर रही है।
इतना ही नहीं, पार्टी में कांग्रेस से शामिल हुए विधायकों व अन्य नेताओं सहित नए व पुराने कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाने की चुनौती को भी नए अध्यक्ष को पार करना पड़ेगा। ऐसे में पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं पर निर्णय लेना भी बीजेपी के समक्ष मौजूदा दौर में एक बड़ा चैलेंज है। इन सारे हालात को देखते हुए भाजपा के भीतर राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर मंथन के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। समाचार नंबर 4। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष रखी यह मांग। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक बैठक की। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल में आपदा से प्रभावित स्कूलों को मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के 1100 से अधिक स्कूलों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने 200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की, ताकि क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को तुरंत ठीक किया जा सके और आपदा प्रबंधन योजना बनाई जा सके। इस बैठक में हिमाचल में शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के साथ ही हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने, सभी बच्चों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चों को बेहतर पोषण और मजबूत संस्थागत बुनियादी ढांचा मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान समग्र शिक्षा हिमाचल के निदेशक राजेश शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तरी भारत में कोई क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान नहीं है, जिससे शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास में बाधा आ रही है। केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए। शिक्षा मंत्री ने हिमाचल में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के ग्रामीण इलाकों के बच्चों को कनेक्टिविटी व परिवहन की समस्या के कारण केंद्रीय विद्यालय तक पहुंच नहीं है। इसके लिए केंद्र से हिमाचल में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की गई है। मिड डे मील वर्कर्स का मानदेय बढ़ाए। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में मिड डे मील वर्करों की संख्या और उनका मानदेय बढ़ाने का मामला केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। मौजूदा समय में वर्कर्स और छात्रों के 1:25 के अनुपात से वर्कर्स की नियुक्ति की जाती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे दुर्गम पहाड़ी परिस्थितियों को देखते हुए यह अनुपात पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसे 1:15 किया जाना चाहिए। मंत्री की मांग, प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो। हिमाचल में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने और युवाओं को उद्योग के अनुरूप कौशल देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना राज्य में की जाए। यह प्रस्ताव शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी के सामने रखा है। इस दौरान समग्र शिक्षा हिमाचल के निदेशक राजेश शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री ने हिमाचल में व्यावसायिक शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मांग रखी। हिमाचल बागबानी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों में बागबानी को व्यावसायिक ट्रेड के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे युवाओं को आधुनिक बागबानी तकनीकों की जानकारी मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने 6ठी से 8वीं कक्षाओं के लिए कंप्यूटर साइंस शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि डिजिटल युग में IT शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाचार नंबर 5। 53 दवाओं की कीमतों में संशोधन, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने जारी की अधिसूचना। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने 53 दवाओं की कीमतों में संशोधन किया है। जिन दवाओं की कीमत में संशोधन किया गया है उनमें दर्द, बुखार, इन्फेक्शन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, डायबिटीज, हार्ट सहित अन्य बीमारियों के उपचार की दवाएं शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। NPPA द्वारा उपनिदेशक महावीर के हवाले से जारी अधिसूचना में 53 अनुसूचित दवाओं की कीमतों में फेरबदल किया गया है। इनमें से कुछ दवाओं की खुदरा कीमतें तय की गई हैं, जबकि कुछ की कीमतों में कटौती की गई है। बताते चलें कि NPPA औषधि आदेश DPCO 2013 के तहत अनुसूची में शामिल आवश्यक दवाओं का अधिकतम मूल्य तय करता है। जो दवाएं मूल्य नियंत्रण के तहत नहीं आती हैं, उसके निर्माताओं को सालाना 10% खुदरा मूल्य बढ़ाने की अनुमति है। NPPA ने जिन 53 नई दवाओं की कीमतें तय की हैं, उन्हें दवा कंपनियां इन नई दवाओं को इससे अधिक कीमत पर नहीं बेच सकेंगी।
अधिसूचना के मुताबिक सरकार की ओर से जिन 53 दवाओं के दाम तय किए गए हैं, कंपनियां उस तय कीमत पर सिर्फ जीएसटी ही वसूल सकेंगी। कंपनियों ने अगर जीएसटी का भुगतान किया है, तभी वे इसे दवाओं की तय कीमत पर इसे ग्राहकों से वसूल सकेंगी। बता दें, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) का कार्य आवश्यक दवाओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना और उनकी सुलभता सुनिश्चित करना है, ताकि इन दवाओं तक पहुंच बाधित न हो। समाचार नंबर 6। राम भरोसे काम कर रही है प्रदेश की कांग्रेस सरकार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल सरकार राम भरोसे चल रही है। बड़ी ही चिंता का विषय है कि यह सरकार कभी समोसे तो कभी मुर्गे की इंक्वायरी करवाती है। इस सरकार से अपने भी दुखी हैं। यह गलती से हिमाचल में आ गई। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार न हिमकेयर योजना को चला पा रही है और न ही आयुष्मान भारत योजना की लंबित पेमेंट 355 करोड़ का भुगतान किया जा रहा है, जबकि मोदी सरकार ने 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर साल 5 लाख का हेल्थ कवर दिया है। दिल्ली में जीत के बाद पहली बार गृह जिला पहुंचे जेपी नड्डा गुरुवार को सर्किट हाउस बिलासपुर में जिला भाजपा की ओर से आयोजित भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह में पहुंचे और जमकर कांग्रेस सरकार पर हमला किया। अपने संबोधन में श्री नड्डा ने कहा कि आपदा के समय कोई भी कांग्रेस नेता जनता के आंसू पोंछने के लिए नहीं आया, जबकि हम और सांसद अनुराग ठाकुर एक नहीं बल्कि 3 बार आए और हर बार करोड़ों रुपए का बजट तथा पीएम का संदेश लेकर आए। केंद्र सरकार विकास के लिए हिमाचल को बजट दे रही है, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार इस बजट को विकास कार्यों पर लगाने की जगह पेंशन व तनख्वाह पर खर्च कर रही है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल, जयराम ठाकुर, श्रीकांत, संजय टंडन, डा सिकंदर कुमार, रणधीर शर्मा, JR कटवाल, त्रिलोक जम्वाल, सुरेश चंदेल, पराजेंद्र गर्ग, कृष्ण चंदेल और पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान आदि मौजूद रहे। हरिमन शर्मा को सम्मान। जेपी नड्डा ने पद्मश्री अवार्ड के लिए नामित हरिमन शर्मा को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिमन शर्मा के साथ उनका पुराना नाता है और पुराने मित्र हैं। बिलासपुर की गर्म धरा पर सेब की पैदावार होगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। अब हमारे खेतों में भी सेब उगेगा। वह खुद अपने घर पर ही सेब की पौध तैयार करवाएंगे। मोदी सरकार किसान, बागबान और कला में निपुण लोगों की पहचान कर उन्हें पूरा मान सम्मान दे रही है। दिल्ली की जीत में हिमाचल का भी अहम योगदान। दिल्ली विधानसभा जीत पर नड्डा ने कहा कि यह जीत सभी की मेहनत का नतीजा है। इसके पीछे हिमाचल का भी अहम योगदान रहा है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के माध्यम से जनता को बधाई दी और कहा कि जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की और वहां पर रह रहे अपने नाते रिश्तेदारों को भी समझाया। वहां पर एक ऐसी सरकार पिछले कई वर्षों से सत्ता में थी, जिसके नेता राष्ट्र विरोधी बातें करते थे। अब एक महिला ने दिल्ली की कुर्सी संभाली है। शिमला में आलीशान ऑफिस बनाएगी भाजपा। जेपी नड्डा ने बिंदल जयराम को दिए जमीन तलाशने के निर्देश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंडी भराड़ी में जिला के नए पार्टी कार्यालय भवन का शिलान्यास करने के बाद सर्किट हाउस में आयोजित भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह में ऐलान किया कि प्रदेश की राजधानी शिमला में पार्टी का भव्य राज्य कार्यालय भवन बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने मन से जल्द पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को उपयुक्त जमीन की तलाश करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 17 संगठनात्मक जिलों में पार्टी के नए कार्यालय भवन बनेंगे, जिसके तहत अब तक 6 बनकर तैयार हो चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि देश भर में संगठनात्मक जिलों में नए कार्यालय भवन बनाए जा रहे हैं। 772 में से अब तक 579 कार्यालय भवन बन चुके हैं और कार्यरत हैं, जबकि बाकी का काम जारी है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि हर संगठनात्मक जिला में अपना भव्य कार्यालय भवन होगा, जो तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। 1994 में आए थे मोदी। जेपी नड्डा ने बताया कि 1994 में जब नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रभारी हुआ करते थे, उस समय जब वह आए तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मेरे पास एक एक्स्ट्रा फ्लैट था, जिसमें पार्टी का कामकाज चलता था। उस समय मोदी ने कहा था कि पार्टी का अपना कार्यालय होना जरूरी है और इस पर काम शुरू हुआ। शिमला में 1995 में जमीन ली थी और 1998 में प्रदेश पार्टी का कार्यालय भवन बनकर तैयार हुआ था। अब देश भर में हर राज्य में पार्टी के नए कार्यालय भवन बनाए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी का अपना भव्य कार्यालय भवन होगा, जो कि तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। समाचार नंबर 7। हिमाचल असेंबली बजट सेशन बजट सत्र में जारी होंगे हाथ से लिखे पास। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में अधिकारियों और पत्रकारों की बिना पास एंट्री नहीं होगी। दोनों श्रेणियों को जारी होने वाले पास उन्हें गले में लटकाने होंगे ताकि सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारियों को पहचान में दिक्कत न हो। ये आदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष गुरुवार को बजट सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार बजट सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सभी पास हाथों से लिखकर जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हाल ही में हिमाचल ई विधान छोड़कर राष्ट्रीय ई विधान नेवा को अपनाया है। इसका कार्य अभी प्रगति पर है। बैठक में सदस्यों और सत्र के कार्य से जुड़े अधिकारियों सहित कर्मचारियों को कम से कम असुविधा हो के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय अधिकारी दीर्घा पास, स्थापना पास और प्रेस संवाददाताओं को जारी किए पास प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि सुरक्षा कर्मियों को फ्रिस्किंग की कम से कम आवश्यकता रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रेस संवाददाताओं का प्रवेश यथावत गेट नंबर 3, 4, 5 और 6 से ही रखा जाएगा। विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने पहचान पत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और अन्य पास धारक अपना शासकीय पास किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं करेगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। बैठक के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से विधानसभा अध्यक्ष को अवगत करवाते हुए पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने कहा कि सुरक्षा में करीब 1000 जवान मौजूद रहेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा परिसर की मुख्य पार्किंग में केवल मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रशासनिक सचिवों के वाहनों को ही पार्किंग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रेस संवाददाताओं के लिए विधानसभा चौक से गेट नंबर 2, 30 मीटर दूर तक गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, जबकि विधानसभा सचिवालय अधिकारियों या कर्मचारियों को गेट नंबर 2 में 30 मीटर दूर से महालेखाकार कार्यालय के बीच माल रोड पर चिन्हित स्थानों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी पार्किंग स्टिकर्स वाहन के आगे प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि धारकों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। मोबाइल फोन, पेजर आदि विधानसभा के अंदर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों से आगंतुक और जनप्रतिनिधि मंडल विधानसभा स्थित प्रतीक्षालय में समय मिलने पर ही मिल सकेंगे। पुलिस विभाग ड्रोन कैमरा से भी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त विधानसभा परिसर में एक एम्बुलेंस जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और 2 डॉक्टर समेत पैरामेडिकल स्टाफ भी ड्यूटी पर तैनात रहेगा। कोई भी अधिकारी, आगंतुक और मीडिया कर्मी सदन के अंदर फोटोग्राफी सहित वीडियोग्राफी नहीं कर सकेंगे। शिमला में रहेगा पुलिस का पहरा। विधानसभा बजट सत्र की सुरक्षा को तैनात होंगे 1000 जवान। विधानसभा में बजट सत्र को लेकर प्रदेश की राजधानी शिमला के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 10 से 28 मार्च तक विधानसभा में बजट सत्र चलेगा। विधानसभा में बजट सत्र को करीब 1000 पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए जाएंगे। विधानसभा में बजट सत्र को लेकर 5 QRT की टीमें भी तैनात की जाएंगी। इसके अलावा स्टेट CID के अधिकारी और जवान सादे कपड़ों में तैनात किए जाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी निगाह रहेगी। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा के प्रबंधों को कारगर बनाने के लिए CCTV तथा ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी ताकि से उसके द्वारा मॉनिटर कर ठीक से निगरानी की जा सके। विधानसभा सचिवालय में बजट सत्र के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर VIP गेट नंबर 1, 2 व 3 पर 2 विशेष कमांडो तैनात किए जाएंगे ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। बजट सत्र के दौरान बिना पास के कोई भी विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उधर SP संजीव गांधी ने कहा कि सुरक्षा के प्रबंधों को कारगर बनाने के लिए CCTV तथा ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। SP ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर बिना पास के कोई भी व्यक्ति विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। समाचार नंबर 8। काजारंगरिक मार्ग पर भूस्खलन,
घंटों तक गाड़ियों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध रही सड़क। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजारंगरिक उपमंडल में गुरुवार को सुबह भूस्खलन हुआ। इस दौरान वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप रही। घंटों तक मार्ग अवरुद्ध होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बीआरओ की मशीनरी मौके पर मार्ग बहाली के कार्य में पहुंची, लेकिन मार्ग पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से बहाली के कार्य में समय लगा। लाहौल स्पीति के काजा उपमंडल में गत दिनों बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से अब भूस्खलन का दौर भी आरंभ हो गया है। गुरुवार सुबह भी काजारंगरिक मार्ग पर भूस्खलन हुआ और बड़ी बड़ी चट्टानें मार्ग पर आ गिरी। इसकी सूचना क्षेत्रवासियों ने लाहौल स्पीति विधायक अनुराधा राणा को दी। विधायक ने तुरंत बीआरओ से संपर्क साधा और बीआरओ को मशीनरी भेजकर मार्ग बहाली करने के निर्देश दिए। बीआरओ ने मशीनरी भेजी और मार्ग को बहाल करने का कार्य आरंभ कर दिया। काजा, रंगरिक, किब्बर व लोसर के लिए काफी देर तक वाहनों की आवाजाही ठप हो गई थी। लाहौल स्पीति विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि काजारंगरिक मार्ग पर भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो गया था। उन्होंने कहा कि बीआरओ की मशीनरी को सूचना मिलते ही मौके लिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि बीआरओ ने मार्ग को बहाल कर दिया। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।